हिंदुस्तान में मुसलमान लाचार हैं, मुसलमान पिट रहे हैं, और इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात किसी कौम के लिए कुछ हो नहीं सकती कि कोई भी कौम इतने लंबे समय तक अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी मुसलमानों को जो आप बेइज्जत कर रहे हैं, वो जिस ज़िल्लत की हालत में डाले जा रहे हैं, लेकिन यह कहने वाला हिंदुस्तान में कोई है नहीं कि उसे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उस पर फ़ौरन इल्ज़ाम लगेगा कि वह हिंसा का भड़कावा दे रहा है। मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको आप सड़क से हटा देंगे। मुसलमान आप अजान की आवाज़, वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के होने का, उनके वजूद का एक सबूत है। आप वो आवाज़ अब एयरवे पर जाने नहीं देंगे। मुसलमान नाम अब नहीं दिखलाई पड़ेंगे साइन बोर्ड्स पर या बाकी जगहों पर। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा नुमायाँ किया जाएगा और दूसरी तरफ पूरी तरह गायब कर दिया जाएगा। और ये पिछले 12 साल से इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। ये जो क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करना है ज़्यादातर हिंदुओं को, क्योंकि मुसलमानों को जो करना चाहिए वो मुसलमान कर रहे हैं। अपने स्पीकर के रूप में मैं अपूर्वानंद जी से गुजारिश करूंगा, वो भी हमारे बाकी स्पीकर की तरह तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपूर्व, बहुत शुक्रिया। नाइंसाफ़ियों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, और अगर हम सबको गिनाते रहें और या सबके ब्यौरे देते रहें तो हफ्तों गुजर सकते हैं, हम बैठे रह सकते हैं। कई के बारे में हर्ष ने बात की और शमसुल इस्लाम साहब ने बहुत सारी ब्यौरे दिए। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, और वह इस वजह से कि अव्वल तो उनके बारे में बात करते हुए जो एहसास बचता है वह है मुसलमानों की लाचारी का, क्योंकि जो ब्यौरे हम देते हैं वो उन पर हिंसा के, उनको बेइज्जत किए जाने के ये ब्यौरे आते हैं, और इनसे जो तस्वीर उभरती है वो ये कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लाचार हैं, मुसलमान पिट रहे हैं, और इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात किसी कौम के लिए कुछ हो नहीं सकती। और अभी हिंदुस्तान में प्रेमचंद जैसा कोई लेखक भी नहीं। आज से कोई 100 साल पहले के लिखे हुए उनके लेख मैं पढ़ता हूँ, और प्रेमचंद उस वक्त भी लिख रहे हैं कि कोई भी कौम इतने लंबे समय तक अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये 1922-24 में प्रेमचंद लिख रहे हैं मुसलमानों के बारे में। यानी मुसलमानों को जो आप बेइज्जत कर रहे हैं, वो जिस ज़िल्लत की हालत में डाले जा रहे हैं, प्रेमचंद लिखते हैं कि कोई भी कौम लंबे वक्त तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन यह कहने वाला हिंदुस्तान में कोई है नहीं कि उसे नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उस पर फ़ौरन इल्ज़ाम लगेगा कि वह हिंसा का भड़कावा दे रहा है। बात वह नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए उन ब्यौरों की बात मैं नहीं कर रहा। मुझे आज से कुछ साल पहले हैदराबाद के ऐसी ही सभा याद आती है, और उसमें एक नौजवान मुसलमान लड़की उठ के खड़ी हुई और उसने कहा कि हमारे साथ 2 तरह का बर्ताव होता है। एक तो ये, हम बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ते हैं, और हम कैसे दिखलाई पड़ते हैं? मार खाते हुए, ठोकर खाते हुए, बेइज्जत होते हुए। तो हमारी जो तस्वीरें लोगों के सामने जाती हैं वो इस तरह से जाती हैं, और दूसरे हमें पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है, यानी हम इनविजिबल बना दिए जाते हैं। तो आप मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उनको आप सड़क से हटा देंगे। मुसलमान आप अजान की आवाज़, वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के होने का, उनके वजूद का एक सबूत है। आप वो आवाज़ अब एयरवे पर जाने नहीं देंगे, कहीं वो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। आप इस तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं।
या मुसलमान नाम अब नहीं दिखलाई पड़ेंगे साइन बोर्ड्स पर या बाकी जगहों पर, तो कोई भी मुसलमान पहचान, मुसलमान छाप अब नहीं होगी, तो गायब कर दिया जाएगा। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा नुमायां किया जाएगा और दूसरी तरफ पूरी तरह गायब कर दिया जाएगा। और ये पिछले 12 साल से इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है खास तरीके से। लेकिन इसमें एक और बात है जो ध्यान में रखने की है, और वह क्या किया जाना चाहिए इससे जुड़ी हुई है, क्या किया जा सकता है। और अगर हम गौर करें, 2 प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये जो क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करना है ज़्यादातर हिंदुओं को, क्या किया जा सकता है और उन्हें क्या करना चाहिए अपने साथ, क्योंकि मुसलमानों को जो करना चाहिए वो मुसलमान कर रहे हैं। 12 वर्षों में सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं लिंचिंग की, सैकड़ों, हजार घटनाएं हो चुकी हैं घरों के डिमोलिशन की, हजार लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में इन सारी घटनाओं की सूची बनाएं और आप जांच करें तो आपको यह पता चलेगा, हमें यह पता चलेगा कि उनमें से ज़्यादातर लोग अदालतों में हैं, ज़्यादातर, और उनमें से ज़्यादातर ने समझौता नहीं किया है। हालांकि समझौता करने का दबाव बहुत है। अभी हाल में एक मसले में उसकी चर्चा नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन मुझे उसके वकील का फ़ोन आया कि गवाह पर वो धमकी दी जा रही है, और उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, और रिकॉर्डिंग बहुत साफ थी। जो धमकी थी और गवाह के बीच की बातचीत बहुत साफ थी। और मुझे लगा कि इस धमकी के बीच वो गवाह रोज अदालत कैसे जा रहा है, और ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों में है जो झुके नहीं हैं, और वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, बहुत ही साधारण माली हालत के मुसलमान जो किसी तरह काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इंसाफ के बारे में उनको पता है कि इंसाफ की लड़ाई छोड़ी नहीं जानी चाहिए, और वो अदालतों से पीछे नहीं हटे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान ये कर सकते थे कि वो जनतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा रखें, और मुसलमानों ने जनतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा रखा है। उन दलों को भी समर्थन देना जारी रखा है जो अपनी भाषणों में एक बार भी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का उल्लेख नहीं करते, उनको भी वोट देना जारी रखा है। वो उनको पीछे से हिम्मत दे रहे हैं, ये हमारा वोट है, हिम्मत कीजिए। वो पार्टियां कहती हैं आपके बारे में नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप हिम्मत कीजिए। वो उन पार्टियों को हिम्मत दिला रहे हैं। हिम्मत मिल रही है नहीं मिल रही है वो अलग मसला है। अगर पिछले 12 साल में आप संसद में दिए गए भाषणों का विश्लेषण कर लें, बाहर दिए गए भाषणों का विश्लेषण कर लें, उन पार्टियों के नेताओं का जिन पार्टियों को मुसलमान वोट दे रहे हैं, उनमें शायद ही मुसलमान लफ्ज आता है कहीं। तो मुसलमान उसके बावजूद जनतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित रख रहा है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जिसके लिए मुसलमानों को नसीहत बहुत दी जाती रही है, अभी हाल में भी मैंने बहुत लोगों को, खुद मुसलमानों में कुछ लोग हैं जो नसीहत देते रहते हैं कि नहीं, मुसलमानों में खुद अपने भीतर सुधार लाना चाहिए, उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, उनको जगह जगह जाना चाहिए। तो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पता चलेगा कि बावजूद इसके कि स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी गई हैं, बावजूद इसके कि राज्य के द्वारा उनको जो समर्थन मिलना चाहिए वो ख़त्म हुआ है, लेकिन मुसलमान एक तरह से उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं जो तालीम की जद्दोजहद है और जो राज्य में दाखिल होने की जद्दोजहद है। और जब वो राज्य में दाखिल होते हैं, उसके अफसरशाही में, पुलिस में, तो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो घुसपैठ कर रहे हैं, राज्य के भीतर घुसपैठ कर रहे हैं।
किसक होता है ये कि मुसलमानों को जो करना चाहिए वो मुसलमान कर रहे हैं और शायद उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। हिंदुओं को क्या करना चाहिए? अभी मधुबनी में 2-3 महीना पहले एक वाक़या हुआ था सांप्रदायिक, तो कुछ हिंदू संतों ने एक पहल ली, साधुओं ने, बहुत छोटी सी पहल थी लेकिन उन्होंने वो पहल ली। वो पहल थी वहाँ यात्रा निकालने की, सत्संग करने की, लोगों से बातचीत करने की। यह एक पहल होना हिंदुओं के बीच से बहुत ज़रूरी है। यानी हिंदुओं का जो पूरा धार्मिक सार्वजनिक स्थल है, उस धार्मिक सार्वजनिक स्थल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ये पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं। तो क्या हिंदुओं में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के इस कब्जे के खिलाफ उस धार्मिक जगह पे जा सकते हैं? ये बहुत खतरनाक है। इसलिए जो साधु जा रहे हैं इसमें, उनकी जान को भी खतरा है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने पहल ली है और हम सब लोग, हम में से कई लोग जो धार्मिक नहीं हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, बावजूद इसके कि मैं आपकी भाषा में नहीं बोल सकता, बहुत चाहते हुए भी, क्योंकि मेरे पास वो भाषा नहीं है धर्म की, और वो बेईमानी लगेगी अगर मैं उस भाषा में बात करूंगा। उसके साथ जो दूसरी चीज़ है जो हिंदुओं में बहुत बड़े पैमाने पर है, वह है सूचना का अभाव और गलत सूचनाओं की भरमार। और वह सूचनाएं इतिहास से संबंधित भी हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी हैं, बाकी भी हैं। उन सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना हिंदुओं के भीतर वह भी बहुत आवश्यक है कि वह पहुंचाया जाए, और वह सिर्फ व्यंग्य करने की भाषा में, मीम बनाने की भाषा में नहीं होगा। मैं शाहरुख की इस बात से असहमत नहीं हूँ कि हमारे भीतर सेंस ऑफ ह्यूमर आना चाहिए, लेकिन वो कुछ इस हद तक बढ़ गया है कि अब हम हर चीज़ की खिल्ली उड़ाकर खुश हो जाते हैं। एक मीम बनाकर, एक कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर, लेकिन उससे जो समाज को समझाना, पर्सुएट करना, एक समाज जिस पर 12 साल से जिसके कॉग्निटिव फैकल्टीज पर इतना हमला किया गया है चारों तरफ से कि वो बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई, क्या उन कॉग्निटिव फैकल्टीज को रिस्टोर किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज। मैं अध्यापक हूँ, मैं कक्षा में जब अपने छात्रों के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे उस बड़ी चुनौती का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी चुनौती है, जिसमें समझ कैसे पैदा होती है, उसके जितने तरीके हैं उन सबको तोड़ दिया गया है। तो आप कैसे उसको वापस, उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये काम किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और हम जब सिर्फ हंसी मजाक, तंज, व्यंग्य इसमें चले जाते हैं तो वह काम नहीं होता है। तो वह काम करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तीसरा जो शाहरुख कह रही थी, और मैं उसको एक अलग ढंग से मार्क्स की ही शब्दावली में कहता हूँ कि मार्क्स ये कहते हैं कि असल बात विचारों की लड़ाई नहीं है, मटेरियल कंडीशंस की बात। तो मटेरियल कंडीशन तो ये भी है जिसको आप कल्चरल प्रोडक्शन कह रही थी, कल्चरल इंटरैक्शन कह रही थी, वो भी मटेरियल एक्टिविटी है। और वो हम में से बहुत सारे लोग हताश हो गए और हमने उसको करना छोड़ दिया है। तो यह एक बहुत बड़ी साजिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की थी, और वह यह थी कि ऐसी जगहों को ख़त्म कर दिया जाए जिनमें हिंदू मुसलमान साथ मिलकर बैठ सके। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि पब्लिक स्पेसेस अब पूरी तरह सेग्रीगेट हो जाए। आपने इंदौर के उस स्कूल की खबर पढ़ी होगी जिसमें स्कूल ने ही इंतज़ाम कर दिया कि 2 एनुअल सेलिब्रेशन होंगे, एक मुसलमान करेगा, एक हिंदू करेगा। ऐसी खबरें स्कूलों की आपको बीसियों मिली होंगी जिनमें मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असेंबली में सर्वधर्म प्रार्थना पहले होती थी। मेरे घर के बगल में भी मुझे आवाज़ आती है जिसमें आप कह सकते हैं वो इस प्रार्थना में कुछ मुसलमानी पुट है ना। ये हर स्कूल में होता था,
इसके बाद बजरंग दल वालों ने जा जाकर हमला करना शुरू किया, तुम नहीं गाओगे, तुम नहीं गाओगे, तुम नहीं गाओगे। गुजरात में 25 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद भी मुझे यह जान के बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा स्कूल है जो अपने बच्चों को मस्जिद ले जा रहा था। मस्जिद देखो, समझो, जानो, बजरंग दल वाले पहुंचे, हमला किया। ईद मनाने पर हमला हुआ, ईद क्यों मनाओगे? तो जो हमारे लिए करने को है वह यह कि हम इन मटेरियल कंडीशंस को हम कितना जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि असल बात है सेग्रीगेशन की। तो अगर भारत में हम इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी परियोजना को समझने की कोशिश करें तो वो एक तरफ तो अपार्थाइड की परियोजना है कि पूरी तरह अलग कर दो, कॉलोनीज अलग हों, लोग अलग हों, हिंदू न समझ पाए कि मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमान मुसलमानों के भीतर ही घूमते रहे। फिर हिंदुओं के अंदर आप मुसलमानों का कोई भी एक कॉन्सेप्ट पैदा कर सकते हैं अगर उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये मटेरियल कंडीशन को जिंदा करने की बात है जो हम तमाम लोगों को मिलकर करने की ज़रूरत होगी। नतीजा क्या होगा हम नहीं जानते, क्या चीज़ें बदलेंगी हम नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट की जब सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे याद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब आए थे तो उन्होंने अपनी पहली स्पीचेस में एक स्पीच में ये बात कही थी, मैं रेफरेंस खोज रहा हूँ, कि मेजॉरिटेरियन टाइम्स में कोर्ट की भूमिका बढ़ जाती है। और चंद्रचूड़ ने ही दिखलाया कि मेजॉरिटेरियन टाइम्स में कोर्ट को क्या कर दिया जा सकता है। और उसके इस वक्त जब कोर्ट की ज़रूरत थी तब कोर्ट एक तरह से वाइमार रिपब्लिक के आखिरी फेज के कोर्ट्स की तरफ बर्ताव कर रहा है। लेकिन हमारे वकील लड़ रहे हैं और उनकी तादाद कम नहीं है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ाना करने की हैं, उनकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन ध्यान रखिए रोज़ इस देश में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। रोज़ उनको बेदखल किया जा रहा है, रोज़ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रोज़ उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। इन सब में हमारी मदद की ज़रूरत है। जमानत की अर्जी वकील करने में, जब जमानत हो जाए तो जमानत की राशि जमा करने में, यह रोज़ाना का काम है। और इस काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको अलग से कह दिया जाता है ह्यूमन राइट वर्कर, एक्टिविस्ट। ये सब हम लोगों का भी दायित्व है, क्योंकि यह निज़ाम जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन इस निज़ाम में एक मुसलमान बच्चा अगर उसकी जमानत हो गई है तो उसको जेल से बाहर आने का हक है, और उसका इंतज़ाम करना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बाकी लोगों का काम भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब आज अदालत बहुत ही नाराज़ हुआ क्योंकि NCERT ने अपनी किताब में लिख दिया कि बहुत ही भ्रष्टाचार है, और उन्होंने किताब पर पाबंदी लगा दी और सबको लाइन हाजिर किया है। लेकिन NCERT की तमाम किताबें जो अब सिखा रही हैं वह है मुसलमानों के खिलाफ नफरत, वो इतिहास की समझ को पूरी तरह ख़त्म कर देंगी, विज्ञान की समझ को ख़त्म कर देंगी। इन पर बात कौन करेगा? क्या इन पर बात करने के लिए सिर्फ 8-10 लोग रहेंगे, या माँ बाप गार्जियंस जिनके बच्चे हैं वो उठकर देखेंगे कि उनके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कल अपने ही छात्रों पर FIR कर दी। क्या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को 100 नागरिक चिट्ठी लिख सकते हैं कि शर्म है, आप पर लानत है? अशोका यूनिवर्सिटी को, जिंदल यूनिवर्सिटी को? ये सारा काम हम लोगों के करने का है, ये कुछ प्रोफेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का नहीं है। यही हम कर सकते हैं। आखिरी मोक्ष कब मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह काम रोज 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 करने का है। यह मौका हम लोगों को मिला है कि हम कर सकेंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता। शुक्रिया।